All right. Hi, everyone. Good afternoon. Just a minute. All right. So, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी देख लिए थे। आज एक्चुअली लेक्चर 6 हो गया। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बुकलेट कहाँ तक देख ली है इसकी, केमिकल काइनेटिक्स की? सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। सर लास्ट क्लास में आपने एंड में न्यूमेरिकल करवाया था, मेरे को उसकी कैलकुलेशन समझ नहीं आई। लास्ट क्लास में एंड में एक न्यूमेरिकल कहाँ पर था? ये वाला। हाँ यस सर, एक ही वैल्यू 1 आई, उसके आगे समझ नहीं आया आपने क्या किया। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है ना। ये ए बी सी में ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी इक्वेशन है। यस सर। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लिए। सर मेरा आंसर अलग आया। पहले वाली थर्ड इक्वेशन से ए का वैल्यू बना रहा है। यस सर। ठीक है। फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यस सर। तो बी प्लस सी कितना आ रहा है? 2। यस सर। एंड बी बाई सी आ रहा है 1/2। 1/2। तो बी का वैल्यू 2/3 और सी का वैल्यू 4/3। सर मैं गलती समझ गया, मैंने वो C/1 लिखा हुआ था, C/2 है, सॉरी। ओके ओके, ठीक है। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चंस based on our discussion from the last class? सर जो फंडामेंटल इक्वेशंस है वो याद ही रखनी है। याद क्यों करनी है फंडामेंटल इक्वेशंस? इसीलिए तो मैंने बताई ताकि आप खुद से लिख पाओ। कुछ भी सिचुएशन में मॉडिफाई करूं तो आप उसका फंडामेंटल इक्वेशंस लिख पाओ, इसीलिए तो वो करवाई है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू से अ क्वेश्चन समथिंग इन दिस फॉर्म। like A goes to B and B goes to C and say रिवर्सिबल काइनेटिक्स है। ठीक है, ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर। तो अब आप मुझे फंडामेंटल इक्वेशंस बता सकते हो? सॉल्विंग नहीं करने को कह रहा हूं मैं, बस फंडामेंटल इक्वेशन लिख के बता सकते हो क्या रहेंगी? हाउ विल यू राइट dA by dt? हाउ विल यू राइट dB by dt and how will you write dC by dt? and what will be the mole concept वाला एक इक्वेशन? हो पाएगा? सर तो वैसे ही होगा ना, dA/dt इज इक्वल टू -K1 A प्लस KBB। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले रिएक्शन से ये कंज्यूम हो रहा है फॉरवर्ड से, इससे प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट अबाउट बी? सर K1A माइनस K2B। एंड माइनस K3 बी भी होगा ना, इससे हाँ भी यस सर। हो रहा है, राइट? एंड व्हाट अबाउट द third one, that is dC by dt? That will be equal to plus K3 times B. Concentration of B। And what about A plus B plus C? K0। बस, ठीक है, like starting with A only। तो ये समझ में आ गया।
तो इसमें याद थोड़ा करना है, ये तो मैंने बताया कि भाई ये तो Audio works. हाँ, It's just you. ये कुछ कह रहा है या गा रहा है? पता नहीं। ऑलराइट, समझ में आया कैसे लिखा है फंडामेंटल इक्वेशन? यस ठीक है, ग्रेट। नहीं नहीं, अज्यूम नहीं करना होता फर्स्ट ऑर्डर, वो इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ होना चाहिए। दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी देयर इन द क्वेश्चन। ऑलराइट, सर हाँ हाँ बोलो। सर कल के जो भी ऐसे फंडामेंटल इक्वेशंस आने के बाद के कुछ कुछ इंटीग्रेशन बहुत लंबे थे, तो क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम फास्ट? नहीं देखो, दैट इज व्हाई आई सेड ना कि अगर मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो उसमें आपसे मोस्ट लाइकली ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि इंटीग्रेशन वगैरह भी करो, फंडामेंटल इक्वेशंस तक कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मेंस में क्या होता है पर क्वेश्चन इतना टाइम नहीं होता। एडवांस में यस हो सकता है। अच्छा, अभी आपको इंटीग्रेशन इसीलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है क्योंकि आपने इंटीग्रेशन प्रैक्टिस नहीं करे, आपने सिर्फ फिजिक्स वाले बेसिक कैलकुलस के इंटीग्रेशंस करे ना, दैट्स व्हाई आपको ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा होगा। बट अदरवाइज लेट्स से ये वाला जो इंटीग्रेशन था, जो मैंने रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला बताया, ये आप विद इन अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स 3 मिनट्स कर सकते हो। आप ऐसे तो बहुत सारे इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करोगे, भर भर के प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे। ओके। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे इंटीग्रेशन है जो कि 12th क्लास में भी नहीं करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला था जब सीक्वेंशियल काइनेटिक्स का कर रहे थे, तो जब ये वाला इंटीग्रेशन आया था विच इज लाइक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आप 12th क्लास के कैलकुलस में भी नहीं सीखोगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि एक ट्रिक लगा के ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू वेयर वी वर इन द चैप्टर, जैसा अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दैट इज चैप्टर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर अब काफी डिटेल में काफी एग्जॉस्टिव तरीके से कर लिया है। ठीक है, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी मैंने आपसे प्रैक्टिस करवाए हैं, राइट? थोड़े क्वेश्चंस आपने करे होंगे, बुकलेट से क्वेश्चन करें कि नहीं करें? थोड़े प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? राइट, अभी तक का जितना अपन ने कर लिया है उसके हिसाब से बुकलेट में you should be able to do till, let me actually put that across. ठीक है, FBO में कहाँ तक कर सकते हो आप? क्वेश्चन नंबर 76 तक आप कर सकते हो, बीच में एक दो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, वहां पे आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे। एंड FBS में आप कर सकते हो टिल क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आपने बीच में ट्राई करें या बीच में नहीं ट्राई कर पाए क्वेश्चन वगैरह कुछ भी इसके? FBS के 1 से 30 तक करे थे। अच्छा, ठीक है,
तो अभी ये बचे हुए क्वेश्चंस भी मैंने ग्रुप पे डाल दिए एज अ टारगेट, इनके ऊपर भी वर्क करना शुरू कर दो, ठीक है। मेक श्योर दैट दिस इज समथिंग which you are practicing based upon what we have studied in the last 3-4 lectures, concentration का effect, ठीक है। अच्छा, also one more thing, आपका जो फ्राइडे का लेक्चर है मेरे साथ में, आई थिंक फ्राइडे को कितनी बजे शाम को है? तो फ्राइडे को नहीं है आपका लेक्चर? नहीं सॉरी, फ्राइडे नहीं, सैटरडे को, सॉरी सैटरडे को 5:15 बजे वाला जो लेक्चर है, आई वांट टू प्रीपोन दैट लेक्चर ऑन थर्सडे। थर्सडे आप लोगों का शेड्यूल मैंने देखा, उसमें कोई लेक्चर है नहीं, तो थर्सडे को सेम टाइम 5:15 बजे मैं रख लेता हूँ, जो सैटरडे वाला लेक्चर है उसका, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एवरीवन्स विजिबिलिटी, सैटरडे 5:15 PM लेक्चर, preponed to Thursday 5:15 PM, ठीक है। नहीं, सैटरडे मैं जा रहा हूँ कहीं पे, इसीलिए तो संडे मॉर्निंग में ले पाऊंगा लेक्चर। अदरवाइज संडे मॉर्निंग 15 अगस्त वैसे भी है संडे, ठीक है। अकॉर्डिंगली आई विल पुट अ रिमाइंडर ऑन द ग्रुप एज वेल एंड आई विल सेंड द लिंक ऑल्सो। सर लिंक तो सेम होगी ना? हाँ हाँ, बट जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज सेक लिंक तो सेम ही रहती है हर बार की। नहीं नहीं, मॉर्निंग में थोड़ा ना, आप लोगों के मॉर्निंग में तो ये होगा ना, स्कूल कॉलेज, थर्सडे इवनिंग को ही रखेंगे क्लास। अच्छा, अब कमिंग टू द next factor which affects the rate of reaction, that is the effect of temperature, right? तो ये effect of temperature आप लोग नोटिस करना, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी रहेगी? इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शंस कम होंगे कि बढ़ेंगे? इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी? करेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं, राइट? So this is something that we observe in kinetics, ठीक है। And let me actually make it as a starting highlight also, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना और डिफरेंशिएट भी करना, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में सीख रहे हो, ऑल्दो मैं इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना, इन केमिकल काइनेटिक्स या उसके हिसाब से अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, as temperature increases, rate of reaction increases, ठीक है। Always, no matter it's a reversible reaction or irreversible reaction, वो सब नहीं मैटर करेगा, ठीक है। यहाँ पर even if reaction proceeds
in forward as well as backward direction as temperature increases. Rate of forward as well as rate of backward reaction सब बढ़ जाते हैं. फॉरवर्ड भी बढ़ता है, बैकवर्ड भी बढ़ता है. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाते हैं. नाउ समटाइम्स, ठीक है, यहां पर नोटिस करना, ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो कैसे बढ़ते हैं. ऑल्दो आई विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, बिकॉज जो रेट कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट्स हम लोग ऐसे स्मॉल के से डिनोट करते हैं, के एफ एंड के बी. फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ये सब बढ़ जाता है. Now what I have seen is that sometimes students do get confused based upon what we had studied in chemical equilibrium. Chemical equilibrium में as temperature increases, आपने कैपिटल K के बारे में पढ़ा था. Do you remember capital K? Capital K was equilibrium constant, right? So as temperature increases, what about capital K? क्या पढ़ा था इसके बारे में आपने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Correct. It would depend upon whether the reaction is endothermic or exothermic, right? So K equilibrium increases if reaction is endo, right? And K equilibrium can decrease also if reaction is exothermic. याद आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना. Depending upon reaction, K equilibrium might increase or might even decrease. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. ये कैपिटल के है, कैपिटल के स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट्स के साथ में कैसा रहता है? रेट कांस्टेंट जो है, दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल के. वो हमेशा इंक्रीज ही होंगे, फॉरवर्ड जाओगे कि बैकवर्ड जाओगे. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट अपफ्रंट बिकॉज आई हैव सीन समहाउ students getting confused in this. ये क्लियर रहेगा सबको? अच्छा, अब हम फोकस करते हैं ऑन द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, that how rate constant increases. Now long back there was this empirical method called as temperature coefficient method. ठीक है, empirical method है. Empirical method मतलब like it's an approximated method, rough method. It's not very sound, but often used. तो इसमें क्या करते हैं? They talk about a term called as temperature coefficient. TC से represent करते हैं. It is the ratio of rate constants of a reaction at two different temperatures differing by 10 degrees centigrade. So it is rate constant at T plus 10 degrees centigrade upon rate constant at T degree centigrade.
ठीक है, इन केस नथिंग इज मेंशन्ड, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है अगर, तो ये जो T है दैट इज 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे वाला जो टेम्परेचर रहेगा और ऊपर वाला टेम्परेचर देन बिकम्स ऑटोमेटिकली 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 308 केल्विन। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन इट, इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करता हूँ। एक कोई रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दिया जा रहा है 3, ठीक है, एंड बोला जा रहा है दैट by what factor the rate of reaction would increase if we increase the temperature from 25 degree centigrade to 65 degree centigrade. अब इस टेम्परेचर कोफिशिएंट को रीड कैसे करना है? This temperature coefficient reads in the following way कि हर 10 डिग्री के जंप पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस टेम्परेचर कोफिशिएंट टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं इस टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू 3 को रीड करना चाह रहा हूं, तो ये क्या रीड करवाना चाह रहा है? फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स, जो K का वैल्यू है वो ट्रिपल हो जा रहा है बिकॉज टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड गए तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन R से 3R हो जाएगा। 35 से 45 गए तो 3R का 3 टाइम्स दैट इज 9R हो जाएगा। 45 से 55 गए तो 9R से 27R एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, सो दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस method called as temperature coefficient based method. ठीक है, it's an approximated method, ज्यादा यूज नहीं होता, बस पता होना चाहिए। In order to actually understand in a more detailed manner, we have a theory called as Arrhenius theory of collision, which tries to use kinetic theory of gases KTG to help us understand how rate of reaction or rate constant would be affected by or influenced by temperature. Right? कैसा है ये Arrhenius theory of collisions? This is based upon, like, it has kinetic theory of gases at its fundamental. उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत और learnings है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, but it tries to help us understand that how rate of reaction can depend upon temperature. So let's explore this theory and what it says. So यहाँ पर notice करना, while discussing this theory, we start our discussion with a simplified case. ठीक है, एक simplified case लेकर हम अपना discussion start करते हैं। What is that simplified case? हम लोग एक बायमोलिकुलर रिएक्शन इन गैसियस फेज का डिस्कशन कर रहे हैं, विच हैपेंस इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? यहां पर ये एग्जांपल नोटिस करना। बायमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स है, एक A2 है और एक B2 है, गैसियस फेज में है। ठीक है, दे आर इन gaseous phase and single step में, ठीक है, they just collide with each other, right, and आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, कोई इसमें फैंसी मैकेनिज्म नहीं यूज हो रहा। आपने जैसे ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे ना, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इधर अटैक करेगा, उधर फिर हेट्रोलिसिस होमोलिसिस कुछ होगा, वो सब कुछ नहीं है यहाँ पे। There is no mechanism as such. We have taken a simplified example that A2 आया, B2 आया, आपस में कोलाइड करे और प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगर ऐसा सिंप्लीफाइड केस हम लोग ले रहे हैं
तो यहां पर ये स्टेटमेंट आपको सेंस बनाएगा, यहां से यहां तक का स्टेटमेंट। द रेट ऑफ रिएक्शन can be correlated with the collision frequency between reactant molecules. Like जितने ज्यादा A2 और B2 के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बिकॉज द एंटायर reaction happens because of collision between A2 and B2. Okay. Now, what this Arrhenius theory is pointing out in addition, ठीक है, is that यहाँ पे notice करना, the theory says that when these reactant molecules collide with each other and form product, डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बन जाता है, ठीक है। यहां पे आप नोटिस करना, ये मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, एक A2 एक B2, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और ये मेरा प्रोडक्ट है 2AB, ठीक है। So what this is saying is that when these reactant molecules collide with each other, we don't get the product directly, rather we go through something called as a transition state or an activated complex. ये वर्ड सुना हुआ है आपने पहले ऑर्गेनिक में? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट, राइट? ये रिलेटिवली एक अनस्टेबल स्टेट होता है as compared to reactants, as compared to products. This is a relatively unstable state, right? तो यहां पर हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सिंप्लीफाइड केस में एक A2 का मॉलिक्यूल है, एक B2 का मॉलिक्यूल है, और ये जब आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं तो देयर अराइजेस अ सिचुएशन जहां पर बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग टुगेदर, right? And as a consequence, then the product is getting formed. So बीच में this state is an unstable transition state. इसमें bonds simultaneously break as well as form हो रहे होते हैं। इसको हम लोग activated complex भी कहते हैं, ठीक है। From an energy perspective, ठीक है, यहां पर नोटिस करना इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? आई एम श्योर आपने ये भी ऑर्गेनिक में सीखा होगा, राइट? इस चीज का एनर्जी डायग्राम आप लोगों ने बनाया हुआ होगा, राइट? कैसा होता है ये एनर्जी डायग्राम? यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, मैंने बनाया हुआ है एक साथ यहाँ पर। On the y-axis, you have energy, and on the x-axis, you have reaction coordinate. Reaction coordinate या reaction progress कहते हैं अपन इसको। स्टार्टिंग में reactants रहेंगे, and जैसे जैसे reaction proceed होता जाएगा तो end में क्या बनेगा? Products, ठीक है। So reactants है यहाँ पर A2 B2, and products है AB. नाउ यहां पर मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दैट मींस ये जो प्रोडक्ट्स का एनर्जी है ये रिएक्टेंट से ज्यादा है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। हैड आई अज्यूम्ड एक्सोथर्मिक तो फिर ये डायग्राम कैसा होता? एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का अगर मैंने एक्सोथर्मिक अज्यूम किया होता तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता, ठीक है। एंडोथर्मिक में आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का ज्यादा है, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन वेदर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक।
Now, what this Arrhenius theory of collision is saying कि जब हम लोग ऐसे यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो we don't go directly, but we go through an unstable state which is called as transition state, जिसका एनर्जी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों से ही ज्यादा रहता है. ठीक है, we go through this unstable state called as transition state and then go towards the products. ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा तो भी यही चीज होगा. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली नहीं जाएंगे. We will be going through an unstable higher energy state called as activated complex or transition state. ठीक है, ये समझ में आया एनर्जी प्रोफाइल पे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट को. अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और नोटिस करना. दो तीन चीजें क्या नोटिस करोगे, ये जो डेल्टा एच रिएक्शन है, राइट, दिस इज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन. This is or can be written as energy of products minus energy of reactants. ठीक है, इनके दोनों के बीच का गैप है ये, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. ये पहला वाला आपके सामने इक्वेशन है. अच्छा, देन देयर आर दीज टर्म्स डिफाइंड एज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहाँ पे नोटिस करना ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है. सो एनर्जी गैप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, रिएक्टेंट और ये ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है उसके बीच का जो गैप है उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड. ठीक है, फॉरवर्ड जाने के लिए लाइक वी विल हैव टू ओवरकम दिस गैप और दिस बैरियर, इसको ये फॉरवर्ड कहते हैं. वैसे अगर आपको बैकवर्ड आना है, लाइक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है, तो कितना हो जाएगा ये बैरियर, इट विल बी एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स. इसको कहा जाता है EAB, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड. ठीक है, समझ में आया ये टर्म्स, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड. राइट, मैं थोड़ी देर में नीचे यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा आपको दैट एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन होता क्या है. बट डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा है दैट इट इज द एनर्जी बैरियर और द एनर्जी गैप दैट नीड्स टू बी ओवरकम टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर मुझे जाना है तो मुझे EA फॉरवर्ड वाला जो गैप है वो ओवरकम करना पड़ेगा. अगर मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आना है, बैकवर्ड आना है, तो मुझे ये EA बैकवर्ड जितना एनर्जी गैप कवर करना होगा. ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट. अच्छा, यहां पर आप मैथमेटिकली नोटिस कर सकते हो कि जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है, इनके बीच का गैप कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन. एक डेफिनेशन तो ऊपर अपन ने देखा था कि प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स इज डेल्टा एच, राइट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. बट आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड करने पर भी ये डेल्टा एच मिल रहा है. Is this something that you can see clearly? बताओ भाई. Delta H can also be written as EA forward minus EA backward. Yes, sir. ठीक है. All right. So now based upon this understanding, let's quickly do 2-4 questions. ठीक है, based upon this fact that delta H is equal to EA forward minus EA backward. ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन मुझे बेस्ड ऑन दिस डायग्राम, ऊपर जो भी अपन ने डायग्राम डिस्कस किया है इसके बेसिस पे मुझे ये आंसर कर दो. तो आई अज्यूम कि आपको ये
टर्म्स दिमाग में फिट बैठ जाएंगी. ऑलराइट, सो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ रहा है. यहाँ पर बोला जा रहा है दैट यू हैव एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड दिया है 80 किलो जूल एंड हीट ऑफ रिएक्शन है 200. मतलब एक्सोथर्मिक है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट. सो डेल्टा एच विल बी EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, राइट. एंड व्हाट इज इट दैट आई शुड पुट एज वैल्यूज. जो डेल्टा एच है वो कितना है -200 एंड EA फॉरवर्ड बोला जा रहा है 80. तो व्हाट अबाउट EA बैकवर्ड. 280 किलो जूल आ रहा है. यस सर. ठीक है, ग्रेट. फटाफट नेक्स्ट ऑप्शन बताओ. इसमें भी अब आप नोटिस करोगे -20 विल बी इक्वल टू 60 माइनस EA बैकवर्ड. तो कितना आ रहा है EA बैकवर्ड 80 किलो जूल. अच्छा, नेक्स्ट वाले में ठीक है, वापस से यहाँ पर नोटिस करना एक्सोथर्मिक बोला जा रहा है. तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा यहाँ पर -30 एंड 70 माइनस EA बैकवर्ड करने से कितना पता पड़ गया. EA बैकवर्ड कितना आ रहा है 100 किलो जूल पर मोल. एंड व्हाट अबाउट दिस लास्ट वन -10 इज इक्वल टू 50 माइनस EA बैकवर्ड. तो ये कितना आ जा रहा है 60 किलो जूल पर मोल. ठीक है, बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस हैं इन द क्वेश्चन. जस्ट सम वर्ड्स, सम इंग्लिश, सम रिप्रेजेंटेशन, राइट. ठीक है, बट ये एनर्जी डायग्राम अब क्लियर है सबको. हाउ दिस एनर्जी डायग्राम इज सपोज्ड टू बी राइट as per the Arrhenius theory, that when going from reactants to products we go through an unstable transition state called as activated complex. अच्छा, अब notice करना, coming back to the statement which I had made earlier. ठीक है, ये statement जो हम लोग यहाँ पर रीड कर रहे थे क्या था. यहाँ पर
the rate of a reaction can be correlated with the collision frequency between reactant molecules. Now, अब इसके एडिशन में देखना है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. In addition to that statement, can I say that not all collisions are effective? ऐसा थोड़ी ना है कि हर collision would yield in product molecules. In fact, जो actual effective collisions होंगे which lead to formation of product molecules, they will be much lesser than the total number of collisions, right? अगर मान लो A का molecule, like A2 का molecule and B2 का molecule आपस में मिल रहे हैं. Now, can you suggest me some reasons why collisions might not be effective? What could be a reason that a collision between A2 and B2 is not effective in producing product molecule? थोड़ा सोच सकते हो अपनी तरफ से. हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं. अगर मान लो A2 और B2 मतलब बहुत स्लोली एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, एकदम धीरे धीरे, लाइक दे जस्ट ब्रशिंग ऑफ ईच अदर, ठीक है, टेक्निकली इट्स अ कोलिजन, बट डू यू थिंक दैट विल रिजल्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशंस और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड if they have like very slow speed approaching each other, very low energy, right? Even another important thing which post chemical bonding you should be able to understand and relate to. chemical bonding में आपने पढ़ा था कि जो bonds form होते हैं, they are formed because of overlap of orbitals. याद है आपको? Yes, sir. Do you remember orbitals have directional character? They are oriented along particular directions. Not s orbital, of course. S orbital is spherically symmetrical, but बाकी orbitals have a particular orientation, right? तो अगर orbitals का overlap होना है, तो फिर जो atoms हैं वो भी एक तरीके से ही एक ही डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर वे में ओरिएंट होने चाहिए. है कि नहीं? So that is what exactly happens over here. That is what leads to, नोटिस करना यहां पर, that rate of reaction is much lesser than the frequency of collision. ठीक है? Why? Because as यहाँ पर highlight करा हुआ है, you know that not all collisions yield product molecules. For a collision to be effective, it must meet the following two criteria. One is energy barrier or energy criteria. That is, the colliding reactant molecules must possess sufficient energy to overcome the energy barrier of activated complex. Right? वो जो barrier के बारे में हम लोगों ने बात करा था, अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम में हमने represent करा था, that we are going from reactant to product. तो ये जो energy barrier है, जिसको हम लोग energy gap कह रहे हैं between activated complex का energy and reactants का, this is called as activation energy barrier. So जो colliding molecules हैं, they must possess energy sufficient to overcome this energy barrier.
Second important criteria is, as we just discussed, that is orientation criteria. ठीक है, orientation criteria because हम लोगों ने notice किया है that covalent bonds are directional in nature. Right? Given the fact that covalent bonds are directional in nature, what do I mean by this directional in nature? Because जो orbitals overlap करके covalent bonds बनाते हैं, those orbitals themselves are directional in nature. Right? So a proper collision needs to happen in the correct orientation for orbitals to overlap and bonds to form. So given both these criteria getting satisfied, we can say a collision will be an effective collision. Right? So we can say that rate of reaction, okay, should be proportional to, okay, or should be, you can say, more closer to effective number of collisions per unit time. Right? So how do I now calculate effective collisions out of the total collisions that are happening? तो उसके लिए अब Arrhenius theory ने थोड़ा मैथ्स लगाया. Arrhenius theory ने बोला that let's do this thing, that जो total number of collisions है पहले वो कैप्चर कर लेते हैं. कहाँ से कैप्चर करेंगे? Based upon kinetic theory of gases. Right? You remember kinetic theory of gases में हम लोगों ने collision frequency करके एक टर्म पढ़ा था long back. Right? Z करके मैंने डिनोट करा था. ठीक है, ऑल्दो वो हमने बहुत सिंप्लीफाइड केस पढ़ा था. हमने वो सिंप्लीफाइड केस क्यों पढ़ा था? बिकॉज हम लोगों ने एक ही टाइप की गैस रखी हुई थी. हमने ऐसे गैस का मिक्सचर नहीं लिया था अलग अलग गैसेस का. हमने एक ही टाइप की गैस रखी हुई थी इन अ वेसल, एंड उसमें हम लोगों ने वो Z के बारे में पढ़ा था. Z was equal to what? It was the number of collisions made by a molecule or a gas particle per second. Right? In fact, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आई होप रिवीजन के साथ में याद हो जाएगा. कुछ तो ऐसा होता था, √2πd² u bar into n upon v. आई थिंक ये होता था. Was it this only? किसी को याद है फॉर्मूला? मुझे भी ऐसे याद नहीं है, बट जहां तक लग रहा है शायद यही होता था. However, this was what? This was एक मॉलिक्यूल. ठीक है, एक मॉलिक्यूल इफेक्टिवली एक मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स कर रहा है पर सेकेंड. राइट? फिर मैंने आपको बोला था कि एक Z11 करके भी टर्म होता है. इसमें व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई बाय n by v एंड देन डिवाइड बाय 2. वो क्या होता था? That will be the total number of bimolecular collisions that would be happening. ठीक है, कि टोटल. हाँ, तो इसमें आप खैर आपने पीएनसी पढ़ लिया ना. पीएनसी आप पीएनसी से लगा सकते हो ना, √2πd² into u bar into n upon v. राइट? ये आपका एक मॉलिक्यूल के कोलिजन्स होंगे. ठीक है, वन मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स कर रहा है पर सेकेंड. तो अगर मुझे सारे के सारे बायोमोलिकुलर कोलिजन देखने हैं, राइट, कितने बायोमोलिकुलर कोलिजन्स हो रहे होंगे, राइट, तो आई विल अगेन मल्टीप्लाई दिस बाय n upon v एंड देन ऑल्सो डिवाइड बाय 2, बिकॉज डबल काउंटिंग नहीं करनी है मुझे. आई डोंट वांट टू डू अ डबल काउंटिंग ऑफ हाउ मेनी सच कोलिजन्स आर हैपनिंग. ठीक है, तो वो पीएनसी का ही एक्सटेंशन है. एनीवेज, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला आल्सो है. ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही याद करने के लिए बता दिया.
यहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, ठीक है। सो यहां पर KTG से वी गेट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कितना होगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे तो इफेक्टिव नहीं है, इनका कुछ फ्रैक्शन ही है जो कि इफेक्टिव है। क्या है वो फ्रैक्शन, नोटिस करना, वो फ्रैक्शन होगा जो कि ओरिएंटेशन क्राइटेरिया एज वेल एज एनर्जी क्राइटेरिया दोनों सेटिस्फाई करते हैं, राइट। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हमने पढ़े हैं अभी फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। सो ये जो टोटल कोलिजन्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय अ फ्रैक्शन विच सैटिस्फाइज ओरिएंटेशन क्राइटेरिया एंड बाय अ fraction which satisfies energy criteria, ठीक है। नाउ अब नोटिस करना सिंबल्स या शॉर्ट रिप्रेजेंटेशंस कैसी हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन को हम लोग ऐसे Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो ओरिएंटेशन क्राइटेरिया है या ओरिएंटेशन फैक्टर जो है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ विच सैटिस्फाई दिस ओरिएंटेशन क्राइटेरिया, इसको हम लोग स्टेरिक फैक्टर नाम दे देते हैं, वी कॉल इट स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। इसको हम लोग सिंबल P से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई थिंक इसके नीचे ही करा होगा, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। वी represent it using the symbol small p, थोड़ी देर में यहाँ पे नीचे लिख दूंगा मैं। अच्छा, और ये जो यहाँ पर एनर्जी क्राइटेरिया है, ठीक है, फ्रैक्शन विच सैटिस्फाइज एनर्जी क्राइटेरिया, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसको नाम दिया जाता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, दैट इज molecules having energy greater than EA. अब ये तीनों चीजों का एस्टिमेट KTG से करा जाता है, ठीक है। जो ये पहली वाली चीज है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एस्टिमेट करी जाती है। एंड ये दोनों क्राइटेरिया भी जो है ओरिएंटेशन क्राइटेरिया एंड एनर्जी क्राइटेरिया, ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से ही एस्टिमेट करे जाते हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर सम ऑफ द ग्राफ्स एंड उसका नॉलेज जो हम लोगों ने KTG में देखा था, राइट। सो यू रिमेंबर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऐसे 1/n dN/du वर्सेस u का ग्राफ होता था, ऐसा बेल शेप ग्राफ। And what did the area under the graph represent? याद आ रहा है किसी को? नहीं, टोटल एरिया तो 1 होता था, बट ऐसे U1 और U2 के बीच में जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन U1 एंड U2, राइट। तो वैसे ही एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, 1/n dN/dE वर्सेस E का ग्राफ भी अगर बनाया जाता है, ठीक है, जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा ही बेल शेप कर्व आता है, राइट। एंड इफ आई वाज टू आस्क यू what would be the fraction of molecules having energy greater than EA, then you will do the integration or calculate the area under the graph between EA and infinity. ठीक है, अब आपको वो इंटीग्रेशन करना आता नहीं है, तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे डायरेक्टली रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वी डोंट नीड टू bother about doing the integration because we don't really know that integration. तो यहाँ पर KTG से ये ग्राफ बनेगा 1/n dN
बाय DE वर्सेस E का ग्राफ, एंड उस ग्राफ में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके आगे का जो एरिया रहेगा अंडर द ग्राफ वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा, एंड दैट विल रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, दैट इज मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन E. ठीक है, हाँ, we are considering kinetic energy. This is the energy that is important for us to overcome the activation energy barrier. ठीक है, अब इसका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो सीधे सीधे मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आता है वो आ जाता है E की पावर माइनस ए अपॉन RT. ठीक है, कैसा आता है ये? अपॉन इंटीग्रेशन. ठीक है, जो कि आपको नहीं आता है अभी. यू डोंट नो हाउ टू डू दैट इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, या यहाँ पर एक्चुअली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको नहीं करना आएगा. क्या रहेगा यहाँ पर? E की पावर माइनस ए अपॉन RT. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है उसको हम Z से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड जो स्टेरिक फैक्टर है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद द टर्म और द सिंबल P, स्मॉल p. ठीक है, एंड जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है लेफ्ट हैंड साइड के बारे में नोटिस करना. हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हमारा रिएक्शन स्पीशीज है उनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, एंड इट इज 1 मोलर ओनली. ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा इसको हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, विच विल बी एक्चुअली इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ओनली. ये स्मॉल k रेट कांस्टेंट के बराबर रहता है. तो हमारा ये रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया, दैट k इज इक्वल टू z इंटू p इंटू e की पावर माइनस ए बाय RT, वेयर z इंटू p. ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके हम लोग एक और सिंबल यूज कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल A. दिस इज कॉल्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और अर्हीनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर. ठीक है, k इज इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस ए अपॉन RT. इसमें एक एक टर्म का ध्यान से वापस से मीनिंग नोटिस करना. क्या था z? क्या था? z इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी between A2 and B2 molecules, right? How many times A2 and B2 molecules are colliding per unit time? Then P, small p, that is called as the steric factor. Okay, what does it do? It captures the probability of correct orientation of collision. ठीक है, जो collision होगा वो proper orientation में होगा कि नहीं होगा, that probability is captured in this factor. Theoretically इसका value 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए, like corresponding to an estimate, ठीक है, which is again taken from KTG. What is that estimate? It is the ratio of cross sectional area of collision to the general cross sectional area of collision. ठीक है, थोड़ा सा फैंसी लैंग्वेज है ये, आई गेस समझ में नहीं आएगा इतना इजीली, बट what it is basically trying to say is that एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, they are going to collide with each other, right? तो हम लोग कैसा बोलते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको रेफरेंस लेकर इसके अराउंड हम लोग ऐसे एक डैश्ड रीजन बना लेते हैं और बोल देते हैं कि इस डैश्ड रीजन में अगर दूसरे एटम का सेंटर आ गया तो क्या होगा? कोलिजन हो जाएगा. अगर ये
दूसरा एटम का सेंटर डैश रीजन के बाहर है तो कोलिजन नहीं हुआ है, राइट। बट अगर इस डैश रीजन के अंदर अगर दूसरे एटम का सेंटर आ जा रहा है तो कोलिजन हो रहा है कि नहीं? नाउ गिवन द फैक्ट दैट कोलिजन तो किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, एनी डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड एज द जनरल कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी डायरेक्शन से कोलिजन हो सकता है। हाउएवर करेक्ट ओरिएंटेशन में कोलिजन होना, ठीक है, जैसे अपन ने ऊपर नोटिस करा था कि ये ए का मॉलिक्यूल है और ये बीबी का मॉलिक्यूल है, राइट। ये जब इस तरीके से मीटअप कर रहे हैं तो ही हमारा इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है करेक्ट ओरिएंटेशन में। मान लो ए इस तरीके से है और बीबी इस तरीके से है और फिर ये आपस में मीटअप कर रहे हैं, राइट, देन इट इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन, राइट। सो आउट ऑफ दिस cross sectional area there is some reaction cross sectional area corresponding to which a correct orientation of collision would be present, ठीक है। अगेन वो कैलकुलेशन अभी आपको जरूरत नहीं है करने की, दिस इज समथिंग which is based upon geometry of reactant molecules। हम लोग उतनी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहे हैं अभी, ठीक है, उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, बट इट कैन बी मॉडल्ड, it can be actually calculated depending upon what our molecules are, how is their geometry and how their collisions need to happen। तो उससे ये एक एस्टिमेट लिया जाता है of probability of correct orientation of collision का, इसको हम लोग स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, राइट। देन ये जो एनर्जी वाला क्राइटेरिया है, एनर्जी वाला फैक्टर है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। वो क्या था यहाँ पर? e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, वेयर ई रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी, r represents गैस कांस्टेंट एंड t represents टेम्परेचर, ठीक है। a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो ऊपर z और p था इनको मैंने कंबाइन कर दिया, तो उनसे जो a आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अर्हीनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। उधर z और p का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो ये आपको यहां तक का पार्ट समझ में आ रहा है, हाउ दिस थ्योरी इज ट्राइंग टू मैथमेटिकली कम अप विद an estimation of rate of reaction। ठीक है, क्या करा इसने अभी तक? अभी हमने जो नोटिस किया, इस थ्योरी ने, इस थ्योरी का जो नाम है अरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन, ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी मैथमेटिकली मॉडल करने की कोशिश कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन को। इट इज सेइंग और टेकिंग अ वेरी सिंप्लीफाइड केस टू स्टार्ट विद, इट इज सेइंग दैट यू नो there is A2 molecule, B2 molecule colliding with each other and forming product. So if I want to really understand the rate of reaction, then I should start with the frequency of collisions between A2 and B2 molecules. That should be my starting point. However, then it details out the fact that not all collisions are effective. There are some important criteria of effective collision, namely two. One is the energy criteria and the other is orientation criteria, right? Now, based upon kinetic theory of gases, we can get mathematical estimates of what will be the frequency of collision, what will be the fraction of collisions that will be satisfying the orientation criteria, and what would be the fraction of collisions that will be satisfying the energy criteria, right? यहां पर ना तो मैं z को इलैबोरेट कर रहा हूं,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन को मैं एलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, जस्ट उसको z टर्म से ही रहने दे रहा हूं। जो ओरिएंटेशन का भी फ्रैक्शन है, फैक्टर है, उसको भी मैं ज्यादा कुछ इलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ, उसको भी मैं सिंपल p टर्म से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्मॉल p, स्टेरिक फैक्टर टर्म बोलते हैं इसको। बट ये जो एनर्जी वाला क्राइटेरिया है, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पर लिखा, ये जो क्राइटेरिया होता है, ये जो फ्रैक्शन विच सैटिस्फाइज द एनर्जी क्राइटेरिया, दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस EA/RT, and this is given a name, or it is called as fraction of active molecules. It represents the molecules with energy greater than EA, the activation energy barrier. ठीक है, अब नोटिस करना, based upon this, how we understand the dependence of rate of reaction on temperature. That is what our original subtopic was, with which we started, that rate of reaction कैसे temperature पे depend कर रहा है. Now do you see rate constant का जो ये expression हमने derive करा, k is equal to like a into e की power minus EA/RT, ये जो expression हमने derive करा, this expression is containing t का term. दिख रहा है आप लोगों को टेम्परेचर की t का टर्म दिख रहा है इसमें एक्सप्रेशन में? अब यहां पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करना, ये पैराग्राफ रीड करना, डिपेंडेंस ऑफ k ऑन टेम्परेचर. तो इन द अबव एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन? ये जो अपन ने ऊपर लिखा, k इज इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस EA/RT. इन द अबव एक्सप्रेशन टेम्परेचर अपीयर्स इन टू प्लेसेस. ठीक है, टेम्परेचर का जो टर्म है, इट अपीयर्स इन द एक्सपोनेंशियल टर्म, जो कि सामने सामने आपके आंख पे दिख रहा है, e की पावर माइनस EA/RT, एज वेल एज यहां पर नोटिस करना, ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ए का टर्म जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसके अंदर भी टेम्परेचर का टर्म छुपा होता है. आपने नोटिस किया था ना, ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर अपन ने कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो लिखा था, उसमें कैसा था, √2πd² u⁻ इंटू n/v, याद है? तो उसमें जो u⁻ होता है, उसके अंदर √t का टर्म रहता है ना, कि रहता है? एवरेज स्पीड के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ t का टेम्परेचर का टर्म रहेगा, राइट? तो एक t का टर्म यहाँ पे छुपा होता है इस a के अंदर, और एक यहाँ पर रहेगा जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसके अंदर, e की पावर माइनस EA/RT. ठीक है, ये नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है, यहां से यहां तक का नॉलेज होना जरूरी है, बट इसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन अकाउंट में लेना पड़ता है. ठीक है, हमारे सिलेबस में वी हैव अ सिंप्लीफाइड वर्जन. उस सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या होता है, अगर हम लोग मॉडरेट चेंजेस इन टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ऑब्जर्विंग मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म पे फोकस कर सकते हैं. हम लोग इस a को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं. इट्स नॉट अ एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन, बट फॉर अ मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज ये काम चल जाएगा. ठीक है, दैट वी अज्यूम दैट a इज कांस्टेंट, और हम सिर्फ ये e की पावर माइनस EA/RT वाला एक्सप्रेशन ही अकाउंट में लेंगे. तो अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, अब आपको समझ में आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो k का वैल्यू भी बढ़ेगा, राइट? इनफैक्ट इफ यू टेक ln ऑन बोथ द साइड्स, तो ये ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT हो जाएगा. एंड इफ यू इनफैक्ट अज्यूम a as well as EA to be constant, then it is actually a linear graph between ln k and 1/t. Right? इसका स्लोप आपका रहेगा माइनस EA/R, एंड जो y इंटरसेप्ट रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? दैट विल बी इक्वल टू ln a. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ रहा है?
how rate constant, or you can say rate of reaction, is going to depend upon temperature? इसमें किसी को कोई डाउट? ऑलराइट, सो यहां पर लेट्स से अगर कोई T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है और किसी T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है, राइट, तो मैं दोनों के लिए ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, K1 इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी एंड K2 इज इक्वल टू ए टाइम्स ई की पावर माइनस ए अपॉन आर T2, ऐसे लिख सकता हूँ. एंड देन इफ आई डिवाइड एंड लाइक टेक द लॉन, ठीक है, रादर देन एक्चुअली राइटिंग दिस, मैं दोनों का लॉन लिख देता हूँ. ठीक है, आई कैन राइट लॉन K2 is equal to ln A minus EA upon R T2, and I can write ln K1 is equal to ln A minus EA upon R T1, and फिर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, ln K2 upon K1 is equal to EA upon R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. ठीक है, या फिर अगर मैं log का एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं तो इट विल बी log K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. ठीक है, अगेन आपने ऐसा एक्सप्रेशन पहले देखा हुआ है, इफ यू रिमेंबर, ln K2 by K1, कैपिटल K2 अपॉन कैपिटल K1, राइट, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के लिए था, and that was delta H upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था. तो अगेन आई हैव सीन स्टूडेंट्स अगेन गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू. ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, कैपिटल के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्मॉल के मतलब रेट कांस्टेंट, एंड दोनों के ये एक्सप्रेशंस को ध्यान में रख के अलग अलग दिमाग में रखना एंड कंफ्यूज मत होना. ठीक है, समहाउ इतना रट्टा मारने में इन्वॉल्व रहते हैं कई बार बच्चे, ये रट सारे फॉर्मूला रहते हैं बट देन इनके बीच में कंफ्यूज हो जाता है. ठीक है, लिखा है, क्लियर है? हाँ, क्या कुछ डाउट पूछ लो? कैन वी से दैट इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव then it is easier to overcome backward barrier, so equilibrium must be more towards reactant side. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है. इक्विलिब्रियम मस्ट बी, एक मिनट, अच्छा आप क्या कहना चाहते हो? लेट मी एक्चुअली डबल थिंक ऑन दिस. इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव then the barrier is more. Well, okay,
ऐसा नहीं है यश, यहां पर आप नोटिस करना सो यश यश का जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को इलैबोरेट करता हूं और आंसर करने के लिए यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, यहां पर आप नोटिस करना यश, जो के इक्विलिब्रियम होता है वो, अगर मैं एक सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, हमने थोड़ा टाइम पहले लास्ट क्लास में डिराइव किया था के इक्विलिब्रियम विल बी के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। अच्छा, अब नोटिस करना ठीक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, I can say that EA forward will be greater than EA backward. एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैं ये सेफली लिख सकता हूं, EA forward is greater than EA backward. तो अब अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों के फॉरवर्ड के बैकवर्ड बढ़ते हैं, ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, बट जिसका EA ज्यादा है, यहां पे आप नोटिस करना, जिसका EA ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्योंकि EA फॉरवर्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू EA बैकवर्ड, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के फॉरवर्ड ज्यादा इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू के बैकवर्ड, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ओवरऑल के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? दिस इज फ्रॉम काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक तुम यही समझना चाह रहे थे, दैट केमिकल इक्विलिब्रियम में तो आपने पढ़ा ही है कि सर एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, यू ऑलरेडी नो दैट रिजल्ट। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज कोरिलेट if we can draw the same conclusion based upon kinetics. Is that what you wanted to do? ठीक, इसी तरीके से अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करोगे, राइट, इफ यू हैव एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैसा रहेगा, EA फॉरवर्ड विल बी लेस देन EA बैकवर्ड। ठीक है, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दोनों बढ़ेंगे, के फॉरवर्ड भी बढ़ेगा और के बैकवर्ड भी बढ़ेगा, बट के बैकवर्ड ज्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज उसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा बड़ा है। मोर द EA बैकवर्ड, लाइक मोर इज द स्लोप, मोर इज द सेंसिटिविटी टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो के भी ज्यादा बढ़ जाएगा और के एफ कम बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे ही सही, बट के भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू के बारे में, व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इट विल डिक्रीज ना। ठीक है, समझ में आया ये? ऑलराइट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर वैसे बुकलेट में क्वेश्चन है भी सही, आप ट्राई करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इन द सेम वर्ड्स बट देयर आर few questions in the booklet based upon this conceptual understanding. अच्छा, इतना अपन ने जो देख लिया है इसके बेसिस पर अब आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करो।
ठीक है, एंड आई डोंट माइंड यू यूजिंग अ कैलकुलेटर ऑल्सो बिकॉज द डेटा इज नॉट दैट गुड. ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है log k इज इक्वल टू 14.39 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन t. ठीक है, इसके बेसिस पर अब आप ये बाकी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कैलकुलेट करो. ठीक है, एंड यूज कैलकुलेटर. डेटा इजंट प्लेजेंट, इट इज रियली रियली बस ऐसे ही डाल दिया. ऑलराइट, कुछ आंसर आ रहे हैं?
कंपैरिजन करना है आपको लॉग के और ये वाला एक्सप्रेशन का, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ये कम्स आउट अराउंड 239 किलो जूल, ठीक है, राइट। देन टेम्परेचर एट विच हाफ लाइफ इज 256 मिनट्स, तो यहाँ पर आप हाफ लाइफ जो होगा दैट विल बी लॉन 2 अपॉन के, एंड वो जो मिनट्स है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज ये एक्सप्रेशन जो है उसके लिए के का यूनिट सेकंड इनवर्स दिया जा रहा है, तो उससे आप के का वैल्यू निकाल लो और उस के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके टेम्परेचर निकाल लो, ठीक है। तो दैट कम्स अराउंड आई थिंक बेस्ड अपॉन सॉल्विंग 670 केल्विन के आसपास आ जा रहा है। एंड देन जो थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर बोला हुआ था ना, हाँ फर्स्ट ऑर्डर बोला हुआ था, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स एट दिस टेम्परेचर कितना हो जाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स? ये अभी अपन ने ऊपर देखा, इट इज e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो आपने टेम्परेचर निकाल लिया, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट पार्ट से निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट करा, एंड यू कम अप विद द आंसर। यहां तक का पार्ट क्लियर है ये? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, एक दो और न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यूमेरिकल्स थोड़े से मैं आप लोगों के साथ में बुकलेट के भी डाउट्स वगैरह आपके डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के कुछ क्वेश्चंस, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड सम बुकलेट डाउट्स एंड डिस्कशन, ठीक है। ध्यान रखना थर्सडे को मैं ग्रुप पे भी आपको रिमाइंड कर दूंगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन? हाँ, क्या कह रहे हो यश? According to the question, units of K will change, but then how will the unit of A upon RT and A will change? नहीं, those don't change। मतलब यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, ये what I have done is जो यूनिट्स हैं, ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पर ऊपर शायद यूनिट्स के बारे में मेंशन नहीं करा, ठीक है, बट के यूनिट्स और ए के यूनिट्स, ठीक है, ये सेम रहेंगे, ठीक है। e की पावर माइनस ए बाय आर टी एज अ होल टर्म विल नॉट हैव एनी यूनिट्स, राइट। ई का यूनिट्स ऐसा यूनिट में आप लिखोगे तो जूल पर मोल, आर का जूल पर मोल केल्विन, एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, ऑल राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न?
All right then. Thank you guys. Take care. Bye bye.